आज का जो केस मैं आपको बताने वाला हूँ उसे जानने के बाद आपको ये पता लगेगा कि कैसे इंसान का जो दिमाग है वो एक सेकंड में क्या कुछ उससे करवा सकता है। जी हाँ, मैं भी कभी भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता, लेकिन हाँ जो एंटिटी होती है और वो कैसे हमारे जीवन के ऊपर इफेक्ट करती है आज आपको इस केस के अंदर पता लगेगा। इसे समझने के लिए हमें तकरीबन 100-110 साल पहले जाना पड़ेगा। ये बात है सन 1905 के आसपास का। एक फैमिली जो पहले पोलैंड में रहा करता था, फिर ये फैमिली माइग्रेट होकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुआ। ऐश फैमिली में माता पिता और इनके 4 बच्चे भी थे। सबसे बड़ा लड़का जिसका नाम है हरोल्ड था, उसे पढ़ने लिखने का काफी शौक था, पर जो फैमिली थी वो नया नया अमेरिका के अंदर माइग्रेट हुआ था, तो इनके पास ज्यादा पैसा नहीं था जिससे वो बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए। लेकिन हरोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति थी कि वो अपनी पढ़ाई को किसी भी तरीके से पूरा करेगा। उसने जैसे जैसे स्कॉलरशिप लेकर अपनी पढ़ाई को जारी रखा और वो एक बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर भी बन गया। उसकी सारी डिग्री पूरी हो चुकी थी। अमेरिका के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में रहते हुए उसने वहां नौकरियां भी करी और अपना बहुत तगड़ा नाम कमाया। साथ ही उसने नाम कमाया अलग अलग इन्वेंशंस करके। आज जो आप सीरीज देखते हैं जिसके जरिए हम किसी दवाई को सिरिंज में भरते हैं, ये तरीका किसी और का नहीं बल्कि है हेरल्ड का ही था। उसी ने तरीका इजाद किया था। जब उसको ये लगा कि हाँ उसने एक नया इन्वेंशन किया है, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो इसको कमर्शियलाइज करें, ताकि उसको बाजार से फंडिंग मिले और वो अपने इस प्रोडक्ट को बड़े लेवल पर प्रोड्यूस कर पाए और उसे दुनिया में बेच पाए। लेकिन यहाँ तब हेरोल्ड को ये काम करने के लिए पैसा चाहिए था और उसने एडवर्ड नाम के एक इन्वेस्टर को कांटेक्ट किया और कहा कि आप मुझे पैसा दीजिए, मेरे पास ये प्रोडक्ट है और मैं इसको दुनिया भर में फैलाना चाहता हूँ। एडवर्ड ने कहा कि ठीक है, हम इसमें 5050 की पार्टनरशिप कर लेते हैं। यहाँ एडवर्ड ने बहुत थोड़ा सा ही पैसा देकर हेरोल्ड से वो प्रोडक्ट ले लिया और उसके बाद एडवर्ड ने हेरोल्ड को उस प्रोजेक्ट से ही बाहर निकाल दिया और उसका वो प्रोडक्ट अपने नाम पर कर लिया और उसको कमर्शियलाइज करके पूरी दुनिया में बेचा, जिसे आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हेरोल्ड भी चुप नहीं रहा। हेरोल्ड ने सीधा एक केस फाइल कर दिया एडवर्ड के खिलाफ कि उसने उसका प्रोडक्ट चुरा लिया है। हेरोल्ड ने लगभग $1,00,000 का क्लेम एडवर्ड के ऊपर ठोका था ताकि कुछ तो मुआवजा उसे मिले। लेकिन यहाँ हेरोल्ड को सिर्फ और सिर्फ कोर्ट द्वारा $24,000 दिलाया गया, पर वो $24,000 में भी खुश था। वो इस बात से भी खुश था कि उसका प्रोडक्ट अब कॉमर्शियलाइज होकर दुनिया भर में बिक रहा है, लेकिन यहाँ उसको कोई नहीं जानता। खैर, यहाँ वो अपने परिवार में भी बिजी हो चुका था। उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी का नाम लिलियन, और अब वो साथ में कैलिफोर्निया शिफ्ट हो चुका था। वहीं पर रहकर वो एक अलग हॉस्पिटल के अंदर नौकरी कर रहा था और इस नौकरी को करते करते ही उसने एलर्जी के अंदर भी अच्छी खासी स्टडी कर ली थी। वो कार्डियोलॉजी के साथ साथ एलर्जी के भी हॉस्पिटल्स में भी मोटा पैसा कमा रहा था। अब इसी के बाद से सब कुछ यहाँ उसकी जिंदगी में परफेक्ट चल रहा था। तब यहाँ उसने सोचा कि क्यों ना वो कहीं और शिफ्ट हो जाए जहाँ पर उसको अच्छा खासा पैसा मिल रहा हो। जिसके बाद वो अपनी पत्नी को लेकर लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो गया और लॉस एंजलिस में भी एक लॉस विलेज नाम की एक कॉलोनी बस्ती है। वहीं पर उसने 2475 नाम का एक घर वो उसने खरीद लिया, जो कि उस टाइम पर लोगों के लिए एक सपने जैसा हुआ करता था। हेरोल्ड के पास काफी पैसा आ चुका था और अब वो इसी घर के अंदर अपनी पत्नी लिलियन के साथ आराम से रह रहा था। इसी घर के अंदर रहते हुए उसके 3 बच्चे भी पैदा हुए। तीनों ही लड़कियां थी। सबसे बड़ी लड़के का नाम जूली, दूसरी का नाम जोल और तीसरी लड़की का नाम डेबी था। दिन आ चुका था 6 दिसंबर 1959 का। यहाँ इस पूरे परिवार की जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तीनों लड़कियां अच्छे स्कूल्स में जा रही थी। सबसे बड़ी की उम्र 18 साल की हो चुकी थी, उसके बाद 13 साल की, उसके बाद 10 साल की थी। आप यहाँ सोच सकते हैं कि इस पॉइंट पर अगर ये पूरा परिवार सेटल हो चुका था और इस 6 दिसंबर 1959 की शाम को तीनों लड़कियां घर पर ही थीं। उनकी माँ यहाँ काम वगैरह कर रही थी क्योंकि क्रिसमस आने वाला था और आपको पता ही है कि अमेरिका जैसे देश के अंदर क्रिसमस के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है। 1 या 2 महीने पहले से ही लोग क्रिसमस की तैयारियों में लग जाते हैं और इसी तैयारी में लगी हुई थी भी। जब शाम के टाइम पर उसके घर का मेन दरवाजा खटका और उसने जाकर सीधा दरवाजा खोला। सामने हेरोल्ड खड़ा हुआ था जो कि अपनी नौकरी से वापस आया था। उसने पूछा कि आपका दिन कैसा रहा है। हेरोल्ड ने कहा बहुत बढ़िया रहा है। उसने भी पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तो लिलियन ने बताया कि क्रिसमस आ रहा है और मैं यहाँ घर में क्रिसमस की तैयारियां कर रही हूँ। रात होते होते पूरे परिवार ने खाना खाया।
खाना खाने के बाद पूरे परिवार ने घर के आसपास थोड़ी सी वॉकिंग भी करी और अब वापस घर में जाकर तीनों बच्चे जूली, जोल और डेबी अपने अपने कमरे में अलग अलग जाकर सो चुके थे और अब यहाँ नीचे लिलियन और हैरोल्ड आराम से बैठे हुए थे सोफा के ऊपर। तब यहाँ हैरोल्ड ने लिलियन से कहा कि तुम अपना काम निपटा कर ये जो पैकिंग वॉकिंग का कर रही हो इसको निपटा कर रूम में चले जाना, सो जाना। मैं ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहा हूँ। वहाँ उनका स्टडी रूम बना हुआ था और इस स्टडी रूम में बैठकर मुझे किताबें पढ़नी है, तो जैसे ही किताब पूरी कर लूंगा मैं नीचे आकर तुम्हारे पास सो जाऊंगा। उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिलियन रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी और ऊपर हैरोल्ड उस स्टडी रूम के अंदर बैठकर आराम से किताब पढ़ रहा था। वो जो किताब पढ़ रहा था उसका नाम था दंतेवाड़ा कॉमेडी। अब आप इस नाम को सुनकर ये सोच सकते हैं कि ये कोई हंसी मजाक वाली किताब होगी, लेकिन नहीं, ये कोई भी हंसी मजाक वाली किताब नहीं थी। एक ऐसी किताब है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कविता लिखी हुई है और क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि ये पूरी की पूरी कविता 14,000 लाइनों की है और इसी कविता को वो पूरा करने वाला था। यहाँ हैरोल्ड पिछले काफी दिनों से इसको पढ़ता हुआ आ रहा था और अब वो एक पर्टिकुलरली पेज के ऊपर पहुंच चुका था। जब वो उसे पढ़ने लगा तो यह उसे भी शायद नींद आ गई। वो भी आराम से सो चुका था और अब रात के तकरीबन 4:30 बज चुके थे। अगला दिन आ चुका था, यानी कि 7 दिसंबर 1959 का सुबह तकरीबन 4:30 बजे के आसपास है। हैरोल्ड की आंखें खुली। उसने देखा कि वो किताब पढ़ते पढ़ते ही यहाँ स्टडी टेबल के ऊपर ही सो गया है। उसने वो किताब बंद करी। वो टेबल के ऊपर रखी लाइट जो जल रही थी, उस टाइम पर उसने नाइट लैंप जला रखा था। उस नाइट लैंप को बंद किया। वो स्टडी रूम से बाहर निकला, स्टडी रूम का दरवाजा बंद किया और सीधा नीचे मौजूद किचन में गया। किचन का ड्रॉर खोला। ड्रॉर के अंदर उसने एक हथौड़ा छुपा कर रखा हुआ था, जो कि घर में किसी और को नहीं पता था कि यहाँ इस किचन के इस दौर में एक हथौड़ा रखा हुआ है। उसने उस ड्रॉर के अंदर से वो हथौड़ा बाहर निकाला। नीचे वाले फ्लोर पर ही उसकी जो पत्नी अपने बेडरूम के अंदर आराम से सो रही थी, वो अपनी पत्नी वाले बेडरूम में गया और उसने देखा कि उसकी पत्नी आराम से सो रही है। उसको कोई होश नहीं है कि उसका पति यानी कि हैरोल्ड इस कमरे में आ चुका है। उसने सीधा जाकर अपनी पत्नी के सिर में वो हथौड़ा मारना शुरू कर दिया और इतनी जोर से मारा कि उसकी पत्नी लिलियन नींदों में ही चिल्लाने लग गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसने बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब वो बेचारी चिल्लाई ही जा रही थी। ऊपर से हैरोल्ड उसके सिर के ऊपर हथौड़ा मारे जा रहा था। हैरोल्ड पूरा का पूरा अपनी पत्नी के खून में लथपथ हो चुका था, जबकि उसकी पत्नी ने उसी बेड के ऊपर ही नींदों में ही दम तोड़ दिया। फिर अपनी पत्नी का मर्डर करने के बाद वो इस कमरे से बाहर निकला। सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर गया, जो कि 3 अलग अलग कमरे बने हुए थे। तीनों लड़कियों के सबसे पहले वो जूली, जो कि उसकी सबसे बड़ी बेटी थी, उसके कमरे में गया। वहां जाकर उसने देखा कि जूली है आराम से सोई हुई थी, लेकिन उसके माँ के चिल्लाने की वजह से वो उठ चुकी है। और जैसे ही उसके पिता ने दरवाजा खोला, वो अपने बेड से भी उठी और सीधा सामने आकर खड़ी हो गई और अपने पिता को सामने देखते ही वो पूरा खून में लथपथ था। 18 साल की जूली थी। वो सारा कुछ समझ चुकी थी कि यह पूरा कांड जो कि उसकी माँ के साथ किया गया है, वो किसी और ने नहीं बल्कि हैरोल्ड ने किया है। जूली ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। अब जूली का मुंह बंद करवाने के लिए हैरोल्ड ने अपनी ही बेटी के सिर के ऊपर हथौड़ा मारना शुरू कर दिया और इतनी तेजी से वो हथौड़ा मारा, बेचारी जूली के सिर के अंदर हथौड़ा ही वो उसके सिर में फंस चुका था और उसको भी बाहर निकालने के लिए यहाँ हैरोल्ड को जोर लगाना पड़ रहा था। खैर, ये देखते हुए जूली ने भी बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और ये चिल्लाहट कुछ ऐसी थी कि ना सिर्फ जूली के बराबर वाले कमरे में उसकी जो दोनों बहनें सोई हुई थी उन्होंने सुनी, बल्कि आस पड़ोस में जो लोग उस टाइम पर सुबह की गहरी नींद में सोए हुए थे उन्होंने भी सुनी। लेकिन कोई भी अब यहाँ इंटरफेयर करने आने वाला नहीं था। यहाँ हैरोल्ड अपनी सबसे बड़ी बेटी को बार बार हथौड़े मार रहा था और इसी वजह से बेचारी जूली जमीन पर गिर चुकी थी। यहाँ वो बदहवास हालातों में नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। उसकी चिल्लाहट सुनकर डेबी, जो कि इस घर की सबसे छोटी बेटी थी, उसकी नींद पहले ही खुल चुकी थी। वो अपने कमरे से बाहर आई और जैसे ही यहाँ हैरोल्ड ने तीसरे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो उसने जूली को वहीं छोड़ा, क्योंकि उसको लग रहा था कि जूली अब तक मर चुकी है। वो बाहर की तरफ आया और उसने देखा कि यहाँ डैडी उस ग्रैंड में बीच में खड़ी हुई है और डैडी ने जैसे ही अपने पिता को देखा, वो भी समझ गई कि यहाँ उसके पिता ने ही सारा कुछ काम किया है। बेचारी 10 साल की ही थी और उसका पिता सामने पूरी तरह से खून में लथपथ हाथों में हथौड़ा लेकर खड़ा था। डेबी उसके पास आई और पूछने लगी कि पापा क्या हुआ है। यहाँ हैरोल्ड ने अपनी सबसे छोटी बेटी डेबी को कहा कि जाओ, जाकर आराम से सो जाओ, ये जो तुम अभी सब कुछ देख रही हो ये एक बुरा सपना है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा।
अब डैडी कोई इतनी भी छोटी नहीं थी कि उसको ये चीज समझ ही नहीं आया कि आखिर सामने चल क्या रहा है, जबकि उसी टाइम पर पीछे कमरे में मौजूद जूली, जिसको अभी अभी इतने सारे हथौड़े सिर में लगे थे, पूरे शरीर में लगे थे, और जहां हैरोल्ड को लग रहा था कि जूली ने दम तोड़ दिया है, लेकिन जूली अभी भी जिंदा थी और उसने अपना पूरा जोर लगाकर अपने पूरे शरीर की स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके उसने खुद को खड़ा किया और वो बाहर की तरफ भागने लगी। रोड ने देखा कि उसकी बेटी यहाँ भागते हुए बाहर जा रही है, वो भी उसके पीछे पीछे हथौड़ा लेकर बाहर की तरफ भागा, लेकिन यहाँ जूली वो पहले इस मेन दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। उसने मेन दरवाजा खोला, वो सीधा सड़क के ऊपर बाहर की तरफ निकल गई, जो डिसाइड वाले एक पड़ोसी के घर में गई। उसका दरवाजा खटखटाया, अब क्योंकि यहाँ उस पड़ोसी ने पहले ही यहाँ इस घर से चिल्लाने की आवाजें सुनी थी। वो पहले ही जगा हुआ था, लेकिन उसने बाहर आने की हिम्मत नहीं करी क्योंकि उसको पहले ही डर लग रहा था, क्या पता किसको क्या दिक्कत हो। और बिल्कुल ऐसा यूस पड़ोसी ने भी सोचा। उसने भी यहाँ दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी, लेकिन उस पड़ोसी ने दरवाजा नहीं खोला। काफी देर तक खटखटाने के बाद जूली उस घर से निकलकर दूसरे पड़ोसी के घर में गई, जिसका नाम मार्शल था, और उसके दरवाजे को जाकर खटखटाया। और यहाँ मार्शल, जिसकी नींद पहले ही खुल चुकी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ काफी सारे पड़ोसी उठ चुके थे। चिल्लाने की आवाज से मार्शल ने जैसे ही कटकटाहट सुनी, वो अपने बिस्तर से उतरा, सीधा दरवाजे के ऊपर गया। वहां जाकर दरवाजा खोला, सामने उसने जूली को खड़ा हुआ देखा, जिसके सिर में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था। उसके सिर से खून निकले जा रहा था, पूरा शरीर उसका खून से लथपथ हो चुका था, और यहाँ जूली फिर भी बोलने की हालत में थी। उसने मार्शल को सारा कुछ बताया कि कैसे उसके पिता ने पूरे परिवार के ऊपर हमला कर दिया है और वो सभी को मारना चाहते हैं। मेरे ऊपर भी उसने हमला किया है, आप प्लीज पुलिस और एम्बुलेंस को फोन कर दो। मार्शल सीधा करके अंदर गया। उसने लैंडलाइन से पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल किया और वो अब रास्ते में थे। घर के अंदर हैरोल्ड वेट कर रहा था कि कब उसके बाकी के दोनों बच्चे अपने अपने कमरे से बाहर आएंगे और वो उनके ऊपर भी हमला करेगा। लेकिन यहाँ तुम दोनों बच्चे बहुत ज्यादा समझदार थे। डैडी ने अपनी बड़ी बहन को उसके कमरे में जाकर जगाया और उसको कहा कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं। दोनों बच्चियों ने दूसरे वाले गेट से घर के बाहर एग्जिट ले लिया और वो वहाँ से भाग चुके थे। रोड भी समझ चुका था कि उसके बचने की कोई चांसेस नहीं है, पुलिस वगैरह मौके पर ही आने वाले होंगे, और उसने खुद को ही अब खत्म करने का सोच लिया था। वो सीधे मेडिसिन कैबिनेट में गया, उसने वो दरवाजा खोला। उसके अंदर नेम्बुटाल नाम की गोलियां भरी थी। तो ये एक तरह की जहरीली या फिर जानलेवा दवाई ही है, जिसको बहुत थोड़ी मात्रा में एक अलग खास तरह की बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे उस टाइम पर डेथ इन ए बॉटल के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये एक बॉटल किसी भी व्यक्ति की जान लेने में सक्षम थी। और अब आप खुद सोचकर देखिए, हैरोल्ड जो कि पहले से ही डॉक्टर है, उसको दवाइयों का अच्छे से ज्ञान है, और हैरोल्ड ने खुद ही यहाँ की बोतल को खोला, उसके अंदर से पूरी 31 गोलियां बाहर निकाली, और वो 31 गोलियां सीधा एक ही बार में है हैरोल्ड ने अपने मुंह में डाली, और मुंह में डालते ही वो सीधा जूली वाले कमरे में भागा, और वहीं पर बेड के साइड में जहाँ पे उसने जूली को मारना शुरू किया था, वहाँ खून वगैरह बहुत सारा पड़ा हुआ था। लेकिन उसको याद आया कि उसका हैमर तो वही कैबिनेट के पास ही छूट गया है। सीधा मेडिसिन कैबिनेट के पास वापस गया, उसने अपना हैमर उठाया और वापस अब जूली वाले कमरे में गया और उसी खून के बीच में जाकर आराम से लेट गया। वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब क्योंकि हैरोल्ड ने वो गोलियां ले ली थी, 31 गोलियां, उसकी ओवरडोज की वजह से हैरोल्ड की भी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। और जब पुलिस वालों ने आकर इस पूरे केस के सीन को देखा, उस घर के हालात को अंदर से देखा, तो वो भी पूरी तरह से हैरान हो चुके थे, क्योंकि यहाँ सबसे नीचे वाले बेडरूम से ही पहले तो खून की धार बाहर निकली हुई थी, और दूसरी तरफ यहाँ सीढ़ियों में भी ऊपर खून ही खून पड़ा था, जो कि धीरे धीरे नीचे आ रहा थी। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो मार्शल के घर से मार्शल और जूली भी अब बाहर निकले, और वो भी अपने घर में आए और यहाँ आकर सब कुछ पुलिस को बताने लगे कि जैसे ही पुलिस ने नीचे से लाश बरामद कर ली, उसके बाद पुलिस वाले ऊपर गए और वहां ऊपर जाकर भी उनको जूली के कमरे में हैरोल्ड की लाश मिल चुकी थी। यहाँ 2 कारण मुझे पता लगे जिसकी वजह से शायद ही रोड ने ये किया होगा। पहला, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जी हाँ, आपको लग रहा होगा बेशक ये बहुत बड़े घर में रहते हैं, बहुत अच्छे घर में रहते हैं, लेकिन जब पुलिस वालों ने रोल के जानकारों से बात करी तो उनको पता लगा कि हैरोल्ड पिछले काफी लंबे टाइम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा था। बेशक यहाँ उसको कमाई भी बहुत मोटी हो रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पता नहीं किस टाइप की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उसकी जिंदगी में चल रही थी।
और शायद हो सकता है हेरोल्ड ने उन्हीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान होकर यह पूरा कांड रचा हो, या फिर दूसरा कारण डांटेस डिवाइन कॉमेडी। जी हाँ, वही किताब जिसको पढ़ते पढ़ते रात को सो गया था। वही 14,000 लाइनों वाली कविता, आखिर उसके अंदर ऐसा क्या था? मैंने आपको पहले भी कहा था, डंटे द कॉमेडी। इसके अंदर कोई कॉमेडी नहीं है, कोई हंसी मजाक वाली कोई कॉमिक बुक नहीं है, कोई चुटकुले नहीं लिखे हुए, बल्कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसे पढ़कर आदमी इस दुनिया से अपने आप को बिल्कुल खत्म करने की ही सोचता है। जी हाँ, जो पेजलेस नाम है रोल पढ़ रहा था, वहाँ उसने वो बुकमार्क लगा रखा था, और उस बुकमार्क को जब खोलकर पुलिस वालों ने देखा तो उनको पता लगा कि इस पेज पर 2 इंसान के गुम हो जाने की बातें लिखी हुई है। मतलब कि इंसान एक जंगल में चलता जा रहा है और वो कहीं बीच रास्ते में ही गुम हो चुका है, खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। और ऐसे ऐसे जब थॉट्स दिमाग में आते हैं तो अगर व्यक्ति पहले से ही परेशान है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाएगा इस चीज को पढ़कर। अब क्योंकि ये पूरा घर एक क्राइम सीन बन चुका था, पुलिस वालों ने इसको बहुत लंबे टाइम तक के लिए सील करके रखा है। इस घर में बचे हुए बच्चों को भी बाहर कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अब बात करते हैं सिर्फ इस घर की। क्यों मैंने आपको कहा था कि एनर्जी होती है, और हाँ, ये बात इस घर ने बिल्कुल प्रूफ भी कर दी। अब जैसे ये घर क्राइम सीन की वजह से सील रहने लगा, पुलिस इसके चारों तरफ अपना पहरा दे रही थी, और जब उनकी तहकीकात खत्म हुई उनको पता लग गया कि ये मर्डर और सुसाइड ही है। हेरोल्ड ने मर्डर की अपनी पत्नी का और उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया। ये ओपन एंड शट वाला केस है, इसके अंदर हम आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही लोगों ने इस घर को देखना शुरू किया, पड़ोसी ने जब इसके अंदर जाना शुरू किया, इसके अंदर झांकना शुरू किया, तो उनका दिल दहल गया, क्योंकि अंदर से अभी भी आवाजें आ रही थी। ऐसे बहुत सारी वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ लिखेंगे लॉस फेलिस मर्डर मैंशन तो आपको YouTube के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगी, जिसके अंदर लोग इसके घर के अंदर जाते हुए दिखाई देंगे, और बाद में कैसे वो डर डर कर वापस बाहर आते हैं और आकर वीडियो पर अपना खुद का इंटरव्यू देते हैं कि आखिर उन्हें अंदर क्या दिखाई दिया। सिर्फ उन लोगों ने बल्कि आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने भी यहाँ बताया कि ना सिर्फ इसके अंदर से आवाजें आती है, बल्कि उनको एक पर्टिकुलरली एक लड़की, छोटी सी लड़की इस घर के अंदर चलती हुई दिखाई देती है, और खास तौर पर जो आवाज आती है उस लड़की के मुंह से वो सिर्फ यही बोलती है, नो। वो नो जो है वो बहुत तेज और रोने वाली आवाज में वो बोलती है। ऐसा लगता है जैसे उसको कोई मार रहा हो और वो नो 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 बोल रही हो। बहुत सारे लोगों ने यहाँ ट्राई भी किया कि वो अंदर कैमरा लेकर जाएंगे और उस कैमरा के अंदर वो इस एनर्जी को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन ये एनर्जी पता नहीं कैसी है। जैसे ही उसको पता लगता है कि कैमरा इस घर के अंदर आया हुआ है, वो कभी सामने नहीं आती। लेकिन बिना कैमरा के जो इस घर के अंदर गया है उसको वो एनर्जी महसूस हुई है। अब ये तो वो चीजें थी जो इस घर के अंदर आज भी हो रही है, लेकिन यहाँ दिक्कत इस घर के साथ ये भी है, तकरीबन आज उस घटना को हुए 64 सालों के आसपास का समय हो चुका है, और आज भी ये घर पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। इसके अंदर कोई भी नहीं रहता। हालांकि तब क्या होगा जब आपको ये पता चले कि ये घर कई बार बिक चुका है। उस इंसिडेंट के बाद से एक फैमिली और ने इस घर को खरीद लिया था, और जैसे उन्होंने खरीदा उनका प्लान था कि वो इस घर को अच्छी तरह से रेनोवेट करवाकर इसके अंदर रहेंगे। लेकिन पता नहीं क्या होता है इनके मालिकों को कि जैसे ही घर खरीदते हैं उसके बाद से इनका माइंड बदल जाता है और ये घर कभी किसी को अपने अंदर वापस नहीं आने देता। और तब से लेकर उसके बाद भी काफी सारे लोगों ने, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी इस घर को खरीदा, ये सोचकर कि वो इस घर के अंदर जाकर रहेंगे, इसको दोबारा रेनोवेट करवाएंगे। लेकिन लेते ही उन सभी का मन बदल गया और फाइनली ये घर आज भी तकरीबन 64 सालों के बाद प्रॉपर पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। हालांकि बीच में एक ओनर ने इस घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा इसको इंस्टॉल करवा दिया था, और ऐसा सिर्फ इसलिए ताकि आने जाने वाले लोग इस घर के अंदर आना जाना ज्यादा ना कर सके, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे थे। और इन्हीं में से एक था यूट्यूबर, उसका नाम जोनाथन है, वो भी इस घर के अंदर गए। उन्होंने जाकर जब अपना कैमरा निकाला इस घर को फिल्माने के लिए, तो उनका कैमरा वहां पर चला ही नहीं। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला फिल्माने के लिए, लेकिन मोबाइल भी उस टाइम पर चला ही नहीं। वो बार बार हैंग कर रहा था, कैमरा भी हैंग कर रहा था, ऑन ही नहीं हो रहा था। और जैसे ही वो इस घर से बाहर आए, दोनों मोबाइल और कैमरा परफेक्ट चल रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो पहले इस घर को बाहर से ही शूट कर लें। और जब उन्होंने घर को इस बाहर से शूट किया, तब यहाँ उन्होंने देखा कि उनकी वीडियो के अंदर बीच में एक फ्रेम में बहुत कुछ अजीब कैद हो चुका है। जरा आप भी एक बार वो देख लीजिए कि उनके फ्रेम में क्या कैद हुआ था। I swear, I'm a skeptic. It's in my mind, but I had to focus in on one of the video because I was like, I swear those look like legs in the doorway, and it's very far away. I had to zoom in with my camera, and I was positive someone was there.
आज भी वो जो गिफ्ट्स है जो उस टाइम पर ले पैक कर रहे थे, रैप कर रही थी। रात को सोने से पहले वो गिफ्ट आज भी उसी क्रिसमस ट्री के नीचे पड़े हुए हैं। यहाँ आज भी पुराने टाइम का टीवी बिल्कुल वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। बिल्कुल वैसे के वैसे ही खून के धब्बे यहाँ के और जोड़ी के इसी घर के सीढ़ियों पर इसी घर के कमरे में आज भी पड़े हुए हैं। आज भी उन्हें देखा जा सकता है। आज भी वो ब्लड वहीं पर है। आज भी जोड़ी का कमरा वहीं पर है जहाँ उसके ऊपर हमला किया गया था। आज भी वो फर्श वहीं पर है जिसके ऊपर हेरोड ने दम तोड़ा था। जी, जिसने भी वो घर खरीदा उसने जाकर सरकार को ये कंप्लेंट करी कि उनको नहीं पता था कि इस घर का पास इतना ज्यादा बुरा होगा। इसी वजह से कैलिफोर्निया की सरकार ने एक नया कानून इस घर की वजह से पूरे स्टेट के अंदर लागू किया कि अगर वहां पर कोई भी घर बेचेगा तो उसको पूरी हिस्ट्री उस घर की बताई जाएगी कि आखिर इस घर के अंदर कब क्या कैसे हुआ था, कब ये बनाया गया था, किसने बनाया था, आगे इसके साथ क्या हुआ और अब वो क्यों बेच रहे हैं। लोग इस घर से इतने ज्यादा डर चुके हैं कि वो इस घर को तोड़वा कर बनवाने की बात बाद में इसके अंदर कदम भी नहीं रखना चाहते। खैर, ये कहानी थी लॉस फेलिस मर्डर मैंशन की। आपको इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में या फिर मैंने इंस्टाग्राम पर आकर जरूर बताए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज मुझे आप वहां फॉलो जरूर कर लें।